जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसे पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 जो कि है सेट्स। इसमें हम आज देखेंगे इंट्रोडक्शन, कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं। व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है? सेट याद रखना आपको, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। मतलब क्या लिखा है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, बच्चे कुछ बस यही याद रख लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पर आपको ये पूरा याद रखना कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट्स की जगह एलिमेंट भी यूज कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट की जगह एलिमेंट यूज कर सकते हो आप, या फिर बुक में बहुत जगह मेंबर्स का मेंबर्स बोला है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसकी बात चल रही है। बस एक सिनोनिम टर्म से, कभी बुक में ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, कभी एलिमेंट्स हो सकता है, कभी मेंबर्स हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेट को यूजुअली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जो भी हमारे ए टू जेड में कैपिटल लेटर्स है, उनसे हम डिनोट करते हैं सेट को। और जो एलिमेंट्स है उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जो भी हमारे स्मॉल लेटर्स होते हैं सेट में, जैसे कि एक हमारा सेट है जिसमें वॉवल्स है ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल्स है, तो ये हमने स्मॉल लेटर्स में किया डिनोट, और वो हमेशा ब्रेसेस में रहेगा। ये भी आपको याद रखना है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है दो फॉर्म में। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो टाइप में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट है वो लिस्टेड होते हैं और सारे एलिमेंट कॉमा से सेपरेट होते हैं और ये ब्रेसेस के बीच में होते हैं। जैसे कि 2 4 6, ये हमारे कॉमा से सेपरेटेड है हर एलिमेंट और ब्रेसेस के अंदर है। तो ये है आपका रोस्टर फॉर्म। अब पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म होता है ये, जैसे कि मैं अगर रोस्टर फॉर्म की बात करता हूँ, वो होता है ए ई आई ओ यू ओ यू। और जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है वो होता है एक्स। ऐसा एलिमेंट, एक्स ऐसे एलिमेंट्स है जिसमें एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। मतलब इसको अगर आप डिकोड करते हैं तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब आपका रोस्टर रोस्टर फॉर्म बन जाता है अगर आप इसको डिकोड करते हैं। जैसे कि एक्स में, मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट है, ए में एक सेट है ए, उसमें ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें एक्स एक्स वाले एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें एक्स वॉवल है इंग्लिश अल्फाबेट के। अब इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स क्या है? ए ई आई ओ यू। और इसमें कुछ कंडीशन है कि जो एलिमेंट्स है वो सब एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस करना चाहिए, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस करना चाहिए। और जो बाहर इनके एलिमेंट्स है, जैसे इनके बाहर बी सी डी, ये जो एलिमेंट है ये सेम प्रॉपर्टी इनके साथ पोजेस नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम बात करें ये वॉवल्स हैं, तो ये सेम प्रॉपर्टी पोजेस करें, लेकिन ये वॉवल्स नहीं है और ये सेम प्रॉपर्टी पोजेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो ये सेट बिल्डर फॉर्म की कंडीशन होती है जो ये फुलफिल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि एक एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है। ये आपको कुछ याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बुक्स में बहुत बार डायरेक्टली इन्हें ही लिखा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एन क्या है, जेड क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है एन। एन को कैसे डिनोट किया गया है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जेड को कैसे किया गया है? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू जो है हमारा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम यहाँ पे जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस, वैसे ही ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जेड प्लस मतलब इनके पावर में प्लस होता है, क्यू प्लस आर प्लस। इनका मतलब ये है कि इंटीजर्स तो हैं लेकिन सारे पॉजिटिव, रैशनल नंबर्स तो हैं पर सारे पॉजिटिव, रियल नंबर्स तो है पर सारे पॉजिटिव। इनके प्लस का साइन का मतलब ये होता है। आगे बढ़ते हैं। हमें एग्जाम्पल दिया है जिसमें हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मुझे अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे सिंपली पहले तो मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ। अब इसे मुझे फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है, प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा है फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए मुझे इसको इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि इसके
जो मल्टीप्लाई में जिनसे कर रहा हूँ उसको प्लस माइनस करने पे मिडिल वैल्यू आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 - 1 करता हूँ, 2 1 2 भी हो जाएगा और 2 - 1 यहाँ पे 1 भी आ जाएगा। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। अब इसमें से मैं x कॉमन ले लूँगा तो ये x प्लस 2 हो जाएगा। इसमें से मैं -1 कॉमन ले लूँगा तो ये भी x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसमें से हम x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं और इसमें से हम x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू एक बार -2 और x की एक बार वैल्यू है 1। और अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में मैं लिखता हूँ, लेट मैं यहाँ पे एक लेटर ले रहा हूँ एक, तो ये बन जाएगा सेट -2, 1। ये आपका आंसर है। और कुछ प्रॉपर्टी है रोस्टर फॉर्म की जो मैंने बताई नहीं, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। रोस्टर फॉर्म में जैसे कि अगर मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ है सेट में, अगर मैं इसे 2 3 6 5 1 ये लिख देता हूँ तो ये गलत नहीं है। हम रोस्टर फॉर्म में इनके जो सीक्वेंस है वो चेंज कर सकते हैं। और एक और बात, अगर जैसे मुझे स्कूल को सेट में लिखना है तो हम उसको SCHOL लिखेंगे। इसमें रिपीटेड वैल्यूज को भी हम एक ही बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते हैं। ये रोस्टर रोस्टर फॉर्म की कंडीशंस है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। अब एग्जाम्पल 2 में हमें जो सेट बिल्डर फॉर्म दिया है उसे हमें रोस्टर फॉर्म में बदलना है। अब इसमें बोला है कि राइट द सेट, सेट में x है, x वह एलिमेंट है और 2 कंडीशन भी है और ये दोनों को ये फुलफिल करना चाहिए कि x पॉजिटिव इंटीजर भी है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड, जब हम x का स्क्वायर कर रहे हैं तो 40 से लेस देन भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन को जो नंबर्स फुलफिल करेंगे वो एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो लेट हम बोलते हैं कि हम इसको a नाम देते हैं a। अब x में अगर मैं 1 की बात करूं, 1 का स्क्वायर करूं तो 1 ही आता है, वो 40 से लेस होता है तो वो आ जाएगा। अब मैं 2 की बात करूं, 2 पॉजिटिव इंटीजर भी है और 2 का स्क्वायर करता हूं वो 4 आता है जो 40 से लेस देन है तो 2 भी आ जाएगा। 3 की बात करते हैं, 3 जो होता है 9, 3 का स्क्वायर वो पॉजिटिव भी है और वो 40 से छोटा भी, तो 3 भी आ जाएगा। अब मैं 3 की बात 4 की बात करें, 4 का स्क्वायर 16 होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी है और 40 से छोटा है तो 4 भी आ जाएगा। 5 की बात करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, वो 40 से छोटा भी और पॉजिटिव इंटीजर भी है तो वो 5 भी आ जाएगा। 36 जो कि 6 का स्क्वायर है, वो पॉजिटिव इंटीजर भी और 40 से छोटा है तो 6 भी आ जाएगा। अब 49 जो कि 7 का स्क्वायर है, अब वो पॉजिटिव इंटीजर तो है, फर्स्ट कंडीशन वो पूरी फुलफिल कर रहा है, लेकिन वो सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है क्योंकि 49 छोटा है, मतलब बड़ा है 40 से, तो इस वजह से हम 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये रहा आपका फॉर्म। अब कुछ कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो इसी को सेट बना देते हैं कि ये एक सेट है और ये इसका आंसर है, पर आपको नहीं करना। यहाँ बोला क्या गया, यहाँ पे एक्स बोला गया, एक्स स्क्वायर नहीं बोला गया है। तो आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे एक्स की बात की है और एक्स किस तरह है, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर यहाँ पे आएगा। एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे एक्स की बात की गई है तो एक्स हमारा कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे बोला गया है तो आपको ये बात का ध्यान देना है। तो आपको यहाँ पे एक्स लिखना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज नहीं लिखनी है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल 3 की ओर। एग्जाम्पल 3 में अब इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, लेट मैं ए ही लिखता हूँ, यहाँ पे ए दिया गया है तो लेट ए में एक्स है और एक्स सच दैट ऐसे एलिमेंट्स हैं कि एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। ये यहाँ पे आपको स्मॉल लिखना है, मैंने कैपिटल लिखा है ताकि मैं इसे हाईलाइट कर सकूं। ये आपको एन स्मॉल लिखना है। एक्स हमारे एक्स ऐसे एलिमेंट्स है एक्स के जिसमें उनका स्क्वायर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है एक्स में। एक फॉर्म तो ये है। अब किसी किसी आपका फ्रेंड ये भी लिख सकता है कि एक्स, उसमें एक्स एलिमेंट्स है और एक्स इस टाइप में है एन स्क्वायर में, जहाँ पे वेयर एन जो बिलोंग कर रहा है, एन से बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट से। आपका फ्रेंड ये भी ले सकता है, तो ये दोनों सही है। आप या तो इस फॉर्म में ले सकते हैं, इस फॉर्मूले से दोनों राइट है, किसी का भी गलत नहीं है। टीचर को पता है बच्चे कैसे क्या लिख सकते हैं। ए
बात वही है, यहाँ पे आप n की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। आपको अगर ध्यान से देखो तो ये स्क्वायर ही है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। कुछ बच्चों को ये देखते ही समझ में आ गया है, कुछ बच्चों को पैटर्न पता करने में टाइम लगता है। बाकी ये इजी था। ये आपके आंसर थे दोनों। दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हो, दोनों करेक्ट है 100%। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें थोड़ा सा लगता है, इसको मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। मैंने ए माना एक सेट, इसमें अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ऊपर देखूँ तो ये एन है, 1 2 3 4 5 6, और नीचे देखूँ तो n+1 जैसे नहीं दिख रही, यहाँ पे n है, n1 है, तो यहाँ पे n+1, 1+1 2, जैसे कि मैं बात करता हूँ 1/2 की, तो यहाँ पे n है ऊपर, तो नीचे n+1 मतलब कि 1 है, तो 1+1, 1/2। मैं अगर 4/5 की बात करूँ, ऊपर मेरा n जो है 4 है, तो ये 4+1, ये हो गया 4/5। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे x ऐसे एलिमेंट्स है, यहाँ पे x बराबर है n/n+1 के, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n तो नेचुरल नंबर में है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो कंडीशन आपको देनी होगी, और ये बहुत से बच्चे इन कंडीशन को देना भूल जाते हैं, जिससे आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे दो कंडीशन है। यहाँ पे हमने कंडीशन क्यों नहीं दी, क्योंकि ये फर्दर आगे जा रहा है, क्योंकि 3 डॉट है मतलब ये इनके आगे कंटिन्यू है वैल्यूज। यहाँ पे 3 डॉट्स नहीं है मतलब ये यहाँ पे स्टॉप हो गया है पूरा सेट, मतलब इस सेट में सिर्फ 6 एलिमेंट ही है। तो यहाँ पे आपको देना होगा कि वो n जो है हमारा 1 से बड़ा और बराबर है, और 6 से छोटा या बराबर है, मतलब 1 से वैल्यू स्टार्ट होगी और 6 तक ही जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है। अब कुछ आपके फ्रेंड्स इस वाली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन तो उनको ये लिखना ज़रूरी है, दूसरी कंडीशन में कुछ कुछ बच्चे 1 < n लिखते हैं और यहाँ पे <7 लिख देते हैं, मतलब n < है 7 से। तो इसका मतलब भी सेम है कि यहाँ पे वो 6 तक ही वैल्यू लेगा, 7 को इंक्लूड नहीं करें, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है, मतलब कि वो 7 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो ये भी कुछ-कुछ जगह आप, मतलब आपका फ्रेंड ये भी लिखता है तो वो भी सही है, और अगर आप भी ये लिखते हो तो आप भी सही हो, आपका 100% सही है, आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो ये आपका आंसर है। अब एग्जांपल 5 में हमें मैच द फॉलोइंग करना है। ये जनरली शायद तक नहीं आती है मैच द कॉलम में, पर अगर आपके पेपर में आती है तो आपके लिए अच्छा है, ये स्कोरिंग चीज़ है, ये आपको फुल नंबर दिला सकती है। तो मैं मैचिंग के हिसाब से नहीं बताऊँगा, मैं इसको सॉल्यूशन के हिसाब से ही बताता हूँ कि ए का सॉल्यूशन क्या है। ए में हमारे पास 2 कंडीशन है, एक्स में ऐसे एलिमेंट है एक्स के जो पॉजिटिव इंटीजर भी हो और डिवाइज़र हो 18 के। अब यदि 18 के डिवाइज़र क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 80 होता है। डिवाइज़र मतलब कि जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं, यही नंबर 18 को डिवाइड कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। तो ये हमारा ए गया 3 से। अब हम बी की बात करते हैं। एक्स के ऐसे एलिमेंट जो इंटीजर भी हो और इस कंडीशन को फॉलो भी करे। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तब ये रूट लगेगी, और जब रूट हटेगा तब यहाँ पे +-3 आ जाएगा। ये याद रखना, बहुत से बच्चे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3, एक्स स्क्वायर जब 9 है, इसमें वो एक्स इक्वल्स टू 3 ही कर देते पॉजिटिव। ये गलत है। आप प्लस और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आती हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे आया है ये, तो बी मिला 4th से। अब सी की बात करें, सी में भी ऐसे एक्स के एलिमेंट है जो इंटीजर भी हो, तो जो कंडीशन फॉलो करते हैं x+1 इक्वल्स टू 1। 1 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, मतलब कि ये 0 हो गया। तो एक्स की वैल्यू 0, मतलब कि इसमें 0 एलिमेंट्स है। ये 0 एलिमेंट वाला सी गया सेकंड पे। अब ऑब्वियसली डी जो है वो फर्स्ट पे ही जाएगा। डी में लिखा क्या है एक बार पढ़ लेते हैं कि एक्स में वो एलिमेंट है जो लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल हो जिसमें, लेकिन ध्यान रखना इसमें आई डबल बार रिपीट हुआ और पी भी डबल बार रिपीट हुआ है, पर इन्होंने पी को 2 बार नहीं लिखा और आई को भी 2 बार नहीं लिखा है। इस बात का याद रखा उन्होंने रोस्टर फॉर्म में, आपको भी ध्यान देना है। अगर आपका टीचर अगर कुछ अलग शब्द दे देता है जिसमें डबल बार कुछ रिपीट हो रहा है, तो आपको जब रोस्टर फॉर्म बनाए तो उसमें रिपीट नहीं करना है, फॉर्मास में से एक ही बार एक लेटर लिखना है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस की। इसमें हम आज 2 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट एंड जस्टिफाई योर आंसर।
हमें बताना है कि कौन से क्वेश्चन सेट है और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो हमारा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। अब मैंने एक बात की थी कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। तो अब हम इस वर्ड का मतलब समझेंगे कि वेल डिफाइंड होता क्या है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हर चीज हो सकती है, अ कलेक्शन ऑफ स्टोन, अ कलेक्शन ऑफ बुक, अ कलेक्शन ऑफ मैन, पर ये वेल डिफाइंड क्या है, अब इसका हम चर्चा करते हैं। अब कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ईयर, हमें उन मंथ का कलेक्शन बनाना है ईयर्स के जिनकी बिगनिंग जे से आती हो। अब उसमें आता है जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 ही मंथ है जिनके स्टार्टिंग में जे आता है। इसके अलावा कोई हो तो बता देना, मेरे हिसाब से तो 3 ही है। अब तो इनका हम एक कलेक्शन बना सकते हैं और ये हर पर्सन के लिए सेम है। अगर आप अपने फ्रेंड से पूछोगे तो उसके लिए भी 3 है, मुझसे पूछोगे तो मेरे लिए भी 3 है, आपकी मम्मी-पापा किसी से भी पूछोगे उनके लिए 3 मंथ्स ही हैं। किसी के लिए भी वेरी मतलब किसी के लिए भी दूसरे नहीं है 3 मंथ। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब सबके लिए सेम है। तो इसका आपको आंसर लिखना है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। इतना आप यहाँ से ही कॉपी कर सकते हैं। इज वेल डिफाइंड कलेक्शन जो मैंने अभी बताया ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज अब आपको जस्टिफाई करना आपका आंसर क्यों, तो बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई, हर कोई डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकता है कि अ मंथ दैट बिलोंग्स टू द अ मंथ दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, जो मंथ इस कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। मतलब हर सबके लिए आंसर सेम है कि जनवरी, जून और जुलाई ही इसका एक सेट बनेंगे, इसके अलावा कोई सेट नहीं बनेंगे। तो ये एक सेट है। तो दिस कलेक्शन इज अ सेट, ये आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है 10 मोस्ट। इसका मतलब ये है कि 10 महान राइटर्स का नाम लिखना है हमें। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकते हैं। अब जो बंदा हॉरर बुक्स पढ़ता होगा उसके लिए उसके टॉप 10 टैलेंटेड राइटर हॉरर राइटर्स होंगे। जो बंदा रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ता होगा या रोमांटिक बुक्स पढ़ता होगा उसके लिए उसके टॉप 10 राइटर रोमांटिक जनरा के होंगे। और कुछ मिस्ट्रीज पढ़ते होंगे तो उनके लिए मिस्ट्री जनरा के होंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी चेंज हो सकता है। जैसे आप आपके फ्रेंड से पूछोगे उसके लिए चीज़ें बदल सकती है। अब जैसे मैं जेके रोलिंग की बात करता हूँ, मेरे लिए टॉप पे हैं जेके रोलिंग। और अब मैं मेरे फ्रेंड से पूछता हूँ उसके लिए नंबर 5 पे है, किसी फ्रेंड के लिए नंबर 3 पे है, किसी फ्रेंड के लिए तो वो पहचानता ही नहीं जेके रोलिंग क्या है। तो वो इसका हम कलेक्शन नहीं बना सकते। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो ये एक सेट भी नहीं है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। अब इसका आंसर कैसे लिखना है आपको कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट एंड टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये आपने यहाँ से लिखा ऑफ इंडिया, इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज रीजन क्या है, द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ राइटर्स टैलेंट में वेरी पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन के लिए राइटर का टैलेंट अलग अलग हो सकता है। ये है इसका आंसर। अब अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सेम कहानी, हर पर्सन के लिए हर क्रिकेटर अलग अलग हो टैलेंट मतलब रहता है। जैसे इसका मैंने लिखा बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ बैट्समैन टैलेंट में वेरी पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब किसी के लिए सचिन सबसे बेस्ट है, किसी के लिए धोनी सबसे बेस्ट है, किसी के लिए विराट कोहली सबसे बेस्ट है, किसी के लिए रोहित शर्मा, किसी के लिए भैया मिचेल स्टार्क तो सॉरी बॉलर है। मतलब पर्सन टू पर्सन जो बैट्समैन है वो वेरी कर सकते हैं। अच्छा जब इंडिया के हम चार इनकी चारों की बात करता हूँ तो आपके फ्रेंड को धोनी ज़्यादा पसंद होगा, किसी फ्रेंड को विराट कोहली ज़्यादा पसंद होगा, किसी को रोहित शर्मा ज़्यादा पसंद होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, इसीलिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो ये एक सेट नहीं है। अब बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि आपकी क्लास में जो बॉयज है वो सबके लिए सेम है। अगर आपकी क्लास में कोई राम करके बंदा है, ये कॉज नहीं राइट है, अगर कोई राम करके बंदा है तो ये पूरे स्कूल के लिए वो राम इस कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी और क्लास के लिए राम बिलोंग ही नहीं कर रहा है इस कलेक्शन से। तो इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो अब इसको लिखना कैसे है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज। अब यहाँ पे रीजन क्या है
यू कैन डिफाइनेटली आइडेंटिफाई, हम डिफाइनेटली मतलब डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बॉय हु बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। जो इस कलेक्शन में से जो बॉय है हम उसको आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। हर पर्सन के लिए वो सेम है, किसी के लिए वेरी नहीं करेगा। अब बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि भैया साइज सी बात है। अब हर नेचुरल नंबर लेस देन 100 कलेक्शन की बात करता हूँ तो हर पर्सन के लिए 2 इस सेट से बिलोंग करेगा और 101 इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर सकता, मतलब कि चेंज ही नहीं हो सकता। हर सभी के लिए सत्य कथा है, मतलब एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका आपको जो लिखना है, बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई नंबर दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। हमने जो बताया कि कोई सा भी नंबर अगर मैं देता हूँ तो वो उस कलेक्शन से आइडेंटिफाई कर सकता है हर बंदा, सबके लिए वो सेम रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ कि 46 इसका कलेक्शन का पार्ट मतलब बिलोंग करता है या नहीं, सारे बच्चों के लिए बिलोंग करेगा। जिसके लिए नहीं करेगा उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। और सबके लिए बिलोंग करेगा, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है और ये एक सेट है। क्यों ये सेट है? क्योंकि इसमें कलेक्शन बोला है नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। इसमें मोस्ट या फिर टॉप 5 या टॉप 6 की बात नहीं की, इसमें सारी नॉवेल्स की कलेक्शन की बात की है। तो सारी नॉवेल्स की कलेक्शन सबके लिए सेम है। अगर गबन की मैं बात करता हूँ तो गबन इसमें स हर सबके लिए गबन इसमें से बिलॉन्ग करेगी, गोदान इसके लिए बिलॉन्ग करेगी। ये कोई टॉप रैंकिंग नहीं करना है इसमें, इसमें सारी कलेक्शन मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी राइटिंग है नॉवेल्स की वो आएगी। तो इसका रीज़न अगर आपको लिखना तो वो है वन कैन डेफिनिटली आइडेंटिफाई अ बुक दैट बिलॉन्ग्स टू दिस कलेक्शन। आप इस मतलब कोई भी इसकी आइडेंटिफाई कर सकता है बुक जो इस कलेक्शन से बिलॉन्ग करती है, तो ये एक सेट है। अब कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है भैया। अगर मैं इवन इंटीजर की बात करता हूँ 2 4 6 वो इससे बिलोंग करेंगे, सॉरी वो इससे बिलोंग करेंगे। लेकिन 1 3 5 ये भी इससे बिलोंग नहीं करेंगे। और ये सभी बच्चे इस बात से एग्री करेंगे, कोई भी इससे डिसएग्री नहीं करेगा। और इसका तो लिखना है बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई एन इवन इंटीजर दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। हर कोई बता सकता है सर 2 4 6 8 ये इवन इंटीजर ये इससे बिलोंग कर रहे हैं, 1 3 5 इवन इंटीजर नहीं है वो इससे बिलोंग नहीं करे। और ये सबके लिए सेम है, किसी के लिए भी वेरी नहीं करेगा। अब हम करते हैं 8th वाले की बात जिसमें बोला था कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब जो कलेक्शन है क्वेश्चन इन दिस चैप्टर का ये एक सेट है, पर ये क्यों है? क्योंकि भैया ये सबके लिए सेम है। जो कलेक्शन है क्वेश्चन का इस चैप्टर में वो किसी के लिए अलग नहीं है। सबके पास जो बुक प्रिंट हुई है उसमें सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, किसी के लिए भी अलग नहीं है। तो इसका रीजन भी आपको यही लिखना है बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू दिस चैप्टर। हर कोई आइडेंटिफाई कर सकता है इस चैप्टर को। आपको ये लिखने के लिए भी कितना ईज़ी है, आपको इतना तो इसमें से ही लिखना है। उसके बाद ये वेल डिफाइंड है या नहीं वो आपको बताना है। अगर वेल डिफाइंड है कलेक्शन है तो आपको लिखना है बिकॉज़ वन कैन डेफिनिटली आइडेंटिफाई, फिर उसके बाद आपको यहाँ से ही लिखना है कि बिलोंग अ क्वेश्चन बिलोंग्स टू द चैप्टर। ये आप लिख सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये एक सेट नहीं है। अब ये सेट क्यों नहीं है इसका कारण ये है कि भैया सबका डर अपना-अपना अलग-अलग जगह पे है। किसी को चूहों से इतना डर लगता है कि वो शेर को एक बार का शेर से नहीं डरेंगे इतना जितना वो चूहों से डर जाते हैं। किसी को लिज़ार्ड्स का डर रहता है, किसी को डॉग्स का डर रहता है, किसी के लिए शेर का डर ज़्यादा है, किसी के लिए एलिफेंट का डर ज़्यादा है। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल सबके लिए अलग-अलग है। किसी को राइनोसोरस से डर है, किसी को एलिफेंट से ज़्यादा डर है, किसी को हिप्पोपोटामस से डर लगता हो, किसी को टाइगर से ज़्यादा डर लगता हो, तो वो सबके लिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है उनका डर। तो इसका आंसर यही है कि बिकॉज़ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डेंजरनेस ऑफ एन एनिमल कैन वेरी पर्सन टू पर्सन। जो मैंने आपको अभी हिंदी में बात बताई, वही मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है। तो ये आपके लिए ईज़ी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा सॉल्व हो गया है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमें एक सेट दिया है और हमें सिंबल्स डालने हैं बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ये तो बच्चों की आप सबके लिए बता देता हूँ। इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो एग्जाम्पल्स नहीं करते एग्जाम के लिए। एग्जाम्पल करने चाहिए क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर एग्जाम्पल्स में से ही क्वेश्चन पूछ लेता है।
और बच्चे चूंकि एग्जाम्पल्स नहीं करते, एग्जाम्पल्स में थोड़े टेढ़े सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और एग्जामिनर को वही पसंद होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करने चाहिए और आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। अब हमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू बताना है। बिलोंग्स टू मतलब कि अगर यहाँ पे जो एलिमेंट है अगर वो सेट से बिलोंग कर रहा है तो आपको ये वाला साइन डालना है, मतलब ये वाला साइन इस फिल करना है। और अगर कभी वो एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है तो आपको ये वाला साइन रखना है। अब ए की बात करते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 है। अब 5 ए से बिलोंग कर रहा है, हाँ भैया 5 ए से बिलोंग कर रहा है। 8 ए से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे किसी को 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ये नहीं बिलोंग कर रहा है। 0 की बात करते हैं, यहाँ पे किसी को 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 0 यहाँ पे ए से बिलोंग नहीं करता है। 4 दिख रहा है, हाँ भैया 4 तो है यहाँ पे, मतलब 4 बिलोंग कर रहा है। 2 की बात करते हैं, अब 2 बिलोंग कर रहा है, हाँ भैया 2 तो बिलोंग कर रहा है, हमें दिख रहा है साफ साफ, तो 2 बिलोंग हो गया। 10 की बात करते हैं, यहाँ 10 तो है ही नहीं, मतलब 10 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ईज़ी है, इसके जनरली शायद तक ट्रू फॉल्स में आते होंगे इसके क्वेश्चन, वरना मुझे नहीं पता। ये एक सिर्फ़ आपको एक जनरल नॉलेज होना चाहिए, कि ये क्यों यूज़ करते हैं, कैसे? क्योंकि इसका आगे बहुत काम आएगा ये बिलॉन्ग्स टू और नॉट बिलॉन्ग्स टू का। तो आपको पता होना चाहिए कि इस साइन का मतलब क्या होता है और ये कब कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है क्वेश्चन में, मुझे थोड़ा रिवर्स जाना होगा पर मैं जाऊँगा। हमने क्वेश्चन यहाँ पे हमने बिलॉन्ग्स टू का साइन का यूज़ किया, जिसमें आपको साफ-साफ पता चल रहा है कि एन बिलॉन्ग कर रहा है नेचुरल नंबर्स से। तो इस साइन का ये यूज़ होता है, तो आपको ये यूज़ पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको सब कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी डाउट। कमेंट करना है अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। और आपको ये वीडियो आपके फ्रेंड, आपके नेबर सबको शेयर करनी है जो भी 11th क्लास में है। तो बाय बाय।